नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है और कौन सी गलत है। साथ ही हम दुनिया भर के नामी गिरामी एक्सपर्ट्स के साथ आपके लिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज लेकर आते हैं और इसी कड़ी में आज हम आपके लिए एक खास इंटरव्यू लेके आए हैं डॉक्टर NK अरोड़ा का, जो कि लीडिंग डॉक्टर और एक्सपर्ट हैं हमारे देश में, जो ये तय कर रहे हैं कि देश की स्ट्रैटेजी कोविड से लड़ने की कैसी हो। अब सवाल जो लगातार उठ रहा था पिछले कुछ दिनों से वो ये था कि कोविड की जो वैक्सीन है कोविशील्ड, उसके 2 डोजेस के बीच में आखिर क्यों ज्यादा अंतर हमारे देश में है। यानी कि उनका कहना है कि एक डोज और दूसरी डोज जो कि अब यूके में उसके बीच का वक्त कम कर दिया गया है, तो फिर क्यों हमारे देश में ज्यादा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर NK अरोड़ा जुड़ गए हैं। डॉक्टर अरोड़ा, शुक्रिया NDTV से बात करने के लिए। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि ऑक्सफोर्ड की जो स्टडी आई थी उसमें 12 हफ्ते की बात कही गई थी कि 12 हफ्ते के में अगर आप दूसरा डोज लेते हैं तो आपका एंटीबॉडी रिस्पांस बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसमें 16 हफ्ते की बात नहीं कही गई थी। और अब कई ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो कि सरकार को सलाह दे रहे थे, उनका कहना है कि 16 का नंबर तो हमने कभी नहीं कहा। तो ये 16 हफ्ते का नंबर आया कहां से? अंजलि जी, धन्यवाद NDTV पे आमंत्रित करने के लिए। ये मेरा सौभाग्य है आपसे बात कर रहा हूँ। पहला तो ये है कि 12 के बाद ये जादुई आंकड़ा 16 का कहाँ से आया। तो जो डिसीजन हुआ था, जो ओरिजिनल ऑक्सफोर्ड की स्टडीज की गई थी वो मैक्सिको में थी, साउथ अफ्रीका में थी और यूनाइटेड किंगडम में, यूके में थी। हेट्रोजेनस थी, उनमें कुछ समस्याएं थी, लेकिन उसमें कुछ बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़े थे कि अगर 4 हफ्ते पे वैक्सीन दी जाए तो 57% उसकी प्रभावीपन था। अगर 8 हफ्ते पे दिया जाए तो 60% था। 12 हफ्ते पे दिया जाए तो 63% था और 12 से लेकर 44 हफ्ते के बीच में दिया जाए तो 75-76% उसका प्रभावीपन था वैक्सीन का। ये ओरिजिनल ऑक्सफोर्ड की स्टडी थी। यानी कि जैसे जैसे इंटरवल बढ़ाया गया, और इसके पीछे एक वैज्ञानिक सोच है, वैज्ञानिक समझ है, मैकेनिज्म है कि एडिनो वायरस की जो वैक्सीन होती हैं अगर क्विक इंटरवल पे दी जाए तो कई बार एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देती हैं और उनका प्रभाव कम हो जाता है। दूसरी चीज, एडिनो वायरस की जो वैक्सीन हैं वो संदर्भ के हिसाब से देखा होता है। जितना अच्छा अगर वैक्सीन यूके में कर रही है, क्या उतना ही अच्छा भारत में करेगी या उतना ही अच्छा साउथ अफ्रीका में करेगी, ये फर्क होता है। क्योंकि जो एडिनो वायरस है ये बड़े कॉमन वायरस हैं और सर्कुलेट कर रहे होते हैं, उस हिसाब से वैक्सीन अलग अलग तरीके से प्रभावी होती है। तो तीसरा कि जो एक तो इनिशियल जो डेटा कलेक्ट किया गया था वो बहुत कन्विंसिंग नहीं था, उस पर विश्वास और भरोसा नहीं बन रहा था हमारी टीम का। और इसके अलावा हम लोगों ने कहा जो वास्तविक स्थिति में जो डेटा आएगा उस पर हम नजर रखेंगे और उसके हिसाब से करेंगे। तो शुरुआत हमने 4 हफ्ते से की थी, लेकिन बाद में हमने मई में आकर के उसको 12 से 16 हफ्ते किया। और प्रश्न ये है कि वो 12 से 16 का निर्णय लेने की जो जो ट्रिगर पॉइंट था वो क्या था कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में वहां से एक डेटा पब्लिश हुआ पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड का, और ये डेटा उस समय का था, उस दौरान का था जब वो खुद एक सुनामी से उभर रहे थे। ये था पीरियड दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च का, जब अल्फा वेरिएंट से जो यूनाइटेड किंगडम था दे वर हैविंग दैट वेव। और उसके बाद वो उस दौरान का जो डेटा था उसके हिसाब से जो वैक्सीन है सिंगल डोज में जो 12 हफ्ते का इंटरवल दिया गया था उसके हिसाब से 65 से 88% तक का उसका बेनिफिट दिखाई दे रहा था। और साथ ही साथ यही समय था जब हमने देखा कि कनाडा में 12 से 16 हफ्ते का इंटरवल रखा गया है। वो प्रोग्रामेटिक को 12 हफ्ते पे 12 हफ्ते पे कई बार नहीं हो पाता है, तो हमने कहा कम से कम 12 करना है तो 12 से 16 हफ्ते। और हमने देखा दुनिया में 2-3 और हमारे पड़ोस में श्रीलंका में भी 12 से 16 हफ्ते है। तो इस तरीके से 12 से 16 किया गया कि प्रोग्राम के एटलीस्ट कम से कम 12 हफ्ते रखना था। 12 के बाद अब 4 हफ्ते का पीरियड एक इंटरवल कन्वीनियंस के लिए, क्लाइंट कन्वीनियंस या बेनिफिशियरी की कन्वीनियंस के लिए किया गया। ठीक है,
चलिए डॉक्टर साहब, समझ में आता है इसके पीछे कोई सोच गई, लेकिन अगर कोई सोच है, कोई तर्क है, तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता है? इतने वक्त तक उंगलियां उठती रही, हमने देखा कि राजनीतिक पार्टियां भी उठाती रही, एक्सपर्ट्स भी उठाते रहे, तो क्यों नहीं इस सोच को सार्वजनिक किया जाता है? बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। तो इसी सोच को कि ये एक वैज्ञानिक आधार पर, अगर यही सोच होती कि वैक्सीन की कमी, हमें उस समय जनवरी में भी मालूम था कि ये वैक्सीन केवल 45 साल से उम्र से ज्यादा वाले लोगों के लिए है। ये वैक्सीन कितनी उपलब्ध है ये हमें तब से मालूम था, और बल्कि सारी दुनिया ने कहा कि हमको 12 हफ्ते का इंटरवल रखना चाहिए, लेकिन हम लोगों को आश्वस्त नहीं थे कि जो डेटा है उससे हम लोग 12 हफ्ते कर सकें शुरू से। दूसरी चीज कि अब हमने 12 से 16 किया, लेकिन इसके अलावा जो वास्तविकता है वो भी जरा हम देख लें। कल तक 26 करोड़ टीके दिए गए इस देश में, जिसमें से करीब 18 करोड़ केवल एक टीका मिला हुआ है। अब उसमें से 2/3 ऐसे ही, 1/3 या 25-30% हेल्थ वर्कर्स हैं जिन्होंने सिंगल डोज ले रखी है, बाकी लोग भी। तो कुल मिलाकर के 70-75% हमारे लोग ऐसे हैं जिनको केवल एक डोज मिली है। 2 डोज केवल 25%, करीब 4 या 5 करोड़ लोगों के बीच में 2 डोजेस हैं। और इसी बीच में 2 और वैज्ञानिक साक्ष्य आए हैं। एक पीजीआई चंडीगढ़ से आया है, और ये उस दौरान का है जब वो अल्फा वेरिएंट, यूके वाले वेरिएंट से जूझ रहे थे पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और आसपास, और फिर जो दिल्ली में आया। तो उस 16 अप्रैल तक का डेटा था, उसमें थोड़ा सा डेटा डेल्टा वेरिएंट का भी है, लेकिन उन्होंने जीनोमिक सीक्वेंस नहीं किया। लेकिन उसमें ये दिखाया कि अगर एक डोज मिली हुई है स्वास्थ्य कर्मियों को या 2 स्वास्थ्य कर्मियों को, तो दोनों में 75% वैक्सीन एफिकेसी है। और ये शॉर्ट टर्म में है, मतलब थोड़े समय के लिए हम देखते हैं, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने का डेटा है, उसके हिसाब से 75% एफिकेसी थी, चाहे सिंगल है चाहे डबल। एफिकेसी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि हॉस्पिटल में दाखिल होने की संभावना और मृत्यु की संभावना, और साथ ही साथ बीमार ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होने की संभावना, ये 75% उसमें कमी थी। अब रहा दूसरी तरफ, अभी 2-3 ये जो डेटा है ये पब्लिश हुआ है 6 जून को NEJM में, और 2-3 दिन पहले एक डेटा वेल्लोर से आया है जो उस दौरान का है जब हम डेल्टा वेरिएंट से जूझ रहे थे। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर साहब। बहुत अहम हो जाता है कि सरकार ने जो इस वक्त वैक्सीन स्ट्रैटेजी चूज की है, उनके मुताबिक एक डोज से ही आपको 61% मिल रही है प्रोटेक्शन। खैर, हम बात करते हैं कि वैक्सीन की प्रोटेक्शन कितनी कारगर है। इस पर अब स्टडीज आने लगी है, जैसे कि हमको डॉक्टर NK अरोड़ा भी बता रहे थे, लेकिन अपोलो की भी 43 अस्पतालों में जो स्टडी आई है उसके बाद देखा गया है कि बहुत ज्यादा फायदा होता है। 95% हेल्थ वर्कर्स जिनको वैक्सीन लगी हुई थी उनमें सुरक्षा देखी गई है। तो इससे यह तो साबित हो गया कि टीका कारगर है। हमारे साथ डॉक्टर राजू वैश्य जुड़ गए हैं, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है, ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट्स रिप्लेसमेंट सर्जन है अपोलो अस्पताल से। शुक्रिया डॉक्टर वैश्य हमसे बात करने के लिए। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, जो स्टडी है उसके मुताबिक हम वैक्सीन के लिए क्या कह सकते हैं? देखिए, हमने अपोलो हॉस्पिटल के 43 यूनिट्स में 31,621 मरीजों, हेल्थ केयर वर्कर जिनको वैक्सीन लग चुका था, उनकी स्टडी की कि उनमें से कितने लोगों को पोस्ट वैक्सीनेशन इन्फेक्शन होने की हुए हैं। और हमने पाया कि सिर्फ 4.28% लोगों को इन्फेक्शन हुए, और वो भी मोस्टली माइनर इन नेचर थे, जिनमें कि अस्पताल में दाखिल होने की और ICU में दाखिल होने की जरूरत बहुत कम लोगों को पड़ी, और किसी की भी डेथ नहीं हुई। सिर्फ 90 लोगों को 31,000 में से दाखिल होने की जरूरत पड़ी, और जिसमें से कि 3 लोगों को ICU में दाखिल होना पड़ा। तो ये सब सजेस्ट करता है कि वैक्सीन इन्फेक्शन से प्रिवेंशन भी करती है, प्लस प्रोटेक्ट भी करती है सीवियर डिसीज होने से। तो एक तरह से ये आपको लाइसेंस मिल जाता है आपकी बॉडी को कि अगर आपने वैक्सीनेशन किया हुआ है, कि अगर वायरस दोबारा एंट्री करता भी है तो उसके अगेंस्ट में काफी अच्छे डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जो कि आपको सीवियर और खतरनाक वायरस जो होते हैं, जैसे कि म्यूटेंट वायरस, डेल्टा वायरस है इंडिया में, जो कि अदरवाइज काफी सीरियस होता है, उससे भी आपको प्रोटेक्ट
करती है वैक्सीन। जी, शुक्रिया डॉक्टर साहब इस स्टडी को साझा करने के लिए। एक अच्छी स्टडी है जिससे हमें ये क्लैरिटी मिलती है कि आपको वैक्सीन से पूरी सुरक्षा मिल रही है। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार देखिए एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया। नमस्कार, एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे कोविड टीके से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां, जिसके लिए हमारे साथ डॉक्टर एम वली जुड़ गए हैं, जो कि सीनियर डॉक्टर हैं गंगाराम अस्पताल के। शुक्रिया डॉक्टर वली हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि कोविड का टीका जो है वो कितना सुरक्षित है और कितना कारगर है। देखिए, बार बार इस बात को आपके चैनल के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से बताया जा रहा है और हम लोग आकर यही कह रहे हैं कि जहां तक इसकी सुरक्षा का सवाल है, सुई घुसाने के अलावा और कोई भी इसमें खतरा नहीं है। और इंजेक्शन लगना या टीका लगना, ये सबको, बच्चों को भी एक्सपीरियंस होता है और बड़े होने तक हम इसके आदी हो जाते हैं। तो इसके अलावा और कोई इसमें सुरक्षा से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और जो कल भी खबरें आई थी कुछ अनप्लेजेंट, तो ऐसा भी नहीं है। टीका एक बहुत ही प्योर प्रोडक्ट है और टीके को बहुत लंबी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है साफ सुथरा होने के लिए और वाइल में आने के लिए। ये बात मैं आपको एक अच्छी बात बता रहा हूँ कि टीका एक साफ सुथरी चीज है और एक बहुत ही साफ और अच्छी चीज है और उसको बदन में जाने से कोई खतरा नहीं है। जी, तो जाहिर तौर पर अगर टीका अगर हमें मिल रहा है तो उसे जरूर लगाएं। लेकिन डॉक्टर साहब, टीके को लेकर के कई लोग पूछते हैं कि हमारे पास यहाँ पर टीके अगर 2 या 3 मिल रहे हैं तो उसमें से कौन सा टीका लगवाएं? जी देखिए, ये कोशिश हो रही है सबकी कि हम अच्छे से अच्छा टीका लगवाएं। तो अब हमारे पास जो टीका है वो सबसे अच्छा है, जो आपको अवेलेबल है वो सबसे अच्छा है। और कोई भी टीका हम लगवाएंगे अवेलेबल टीके में से, जिसमें कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है या और कोई टीका है, जैसे कि अभी स्पुतनिक 5, स्पुतनिक भी इसको कहना चाहिए सही, उसका एडिशन हो गया है, तो उसके साथ भी सुरक्षा उतनी ही है। और उसके साथ भी ये बात है कि ये हमारे लिए हमारी बॉडी में जाकर इम्यूनिटी देगा, एंटीबॉडी बनाएगा। इसका टीके का एक ही काम है जो ये करेगा, हमें कोविड से लड़ने के लिए, संक्रमण से लड़ने के लिए शक्ति देगा, इम्यूनिटी देगा, एंटीबॉडी देगा। जी डॉक्टर साहब, कई जगहों पे ये भी देखने को मिला था, दूसरे देशों में भी और हमारे देश में भी, किसी ने जब एक डोज लगवा दी और दूसरी डोज के वक्त वो वहां नहीं पहुंचे, दूसरी डोज नहीं लगवा रहे, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? दूसरी डोज भी लगवाना कितना जरूरी हो जाता है? नहीं, देखिए, ये तो हमने अभी डिस्कस किया है हाल ही में, जिस दिन ये डेल्टा वेरिएंट का हमने डिस्कशन किया था और भी वेरिएंट्स पे ये अप्लाई होता है कि फर्स्ट डोज से इम्यूनिटी 30% और सेकेंड डोज के बाद 80%, ये एक डाटा आया था। इसलिए मैं ये बात कहना पसंद करूंगा कि पहले डोज से जो इम्यूनिटी बनती है वो अगर 30 पैसे है रुपए में, तो दूसरी डोज से वो इम्यूनिटी 80 पैसे हो जाएगी रुपए में। तो इसलिए इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें और इसके साथ कोई सुस्ती या ढिलाई न बरतें। और मैं ये भी कहूंगा कि अगर हमारी कोई प्रोडक्ट होती है, उसको लेने हम जाते हैं और एक बार में नहीं मिलती है तो हम दोबारा जाते हैं। इसी तरह से अगर टीका केंद्र पर हमको एक विजिट में नहीं लगा है तो हम दूसरा विजिट करें और टीका जरूर लगवाएं। ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए आज की डेट में। जी, जाते जाते डॉक्टर साहब ये बता दीजिए कि जो टीका लगवाने जा रहे हैं वो किन बातों का ख्याल रखें, क्या सावधानियां बरतें? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। बहुत से लोग पूछते हैं हम दवाई छोड़ दें। मैं उनसे सबसे पहले ये कहूंगा कि जो अपनी रेगुलर दवाइयां खा रहे हैं, इंक्लूडिंग ब्लड थिनर्स, उनको न छोड़ें। और इससे कोई ब्लीडिंग का टीके की साइड पर खतरा नहीं है। जो दूसरी डायबिटीज वगैरह की बीमारियों की दवाई खा रहे हैं वो भी न छोड़ें। और प्रोफाइलेक्टिकली भी कुछ खा के जाने की जरूरत नहीं है। हमको बता दिया जाता है कि अगर बुखार आए तो हमको जो दवा खाई जाती है पैरासीटामोल,
उसकी खुराक दी भी जाती है, 1 या 2 गोली उनको जब वो टीका लगवा के आते हैं। इसके अलावा कोई भी प्रिकॉशन नहीं लेनी है। बस यहाँ एक ही कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, अगर आपको एलर्जी होगी तो वो टीका लगाने वाला स्टाफ पूछेगा आपसे, और प्रेग्नेंट लेडीज को हमने ये रिकमेंड नहीं किया है। इसके अलावा सारे लोग, तमाम लोग, उनसे मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि वो जी। जरूर टीका लगवाने जाएं, इससे पहले कि और कोई हमको परेशानी शुरू हो जाए। बिल्कुल, शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं, अगर आपको मौका मिलता है तो अपना स्लॉट बुक करें और जाएं और अपना टीका जरूर लगवाएं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।